अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मुख्तसर फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को तफवीज़ करने और सो मोटो केसेस के फैसलों के खिलाफ नजरसानी के साथ साथ अपील का इख्तियार भी दरखास्त गुजारों को दे दिया गया है। ताहम माजी के सो मोटो केसेस पर अपील के इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने गैर कानूनी करार दे दिया है। गुज़श्ता कुछ महीनों में ये वाहिद फैसला है जिस पर दोनों फरीकैन राजी दिखाई देते हैं और इसे अपनी अपनी जीत करार दे रहे हैं। पीटीआई जहां खुश है कि माजी के केसेस में अपील का हक नहीं दिया गया, वहीं मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें इसलिए खुश है कि इस फैसले से पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी मास्टर ऑफ रोस्टर की रिवायत का खात्मा हुआ है। लीगी कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले के साथ जोड़ा जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि इसका फैसले पर मुनस्सर होगा कि मियां साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इसके अंदर खास तौर पर जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऐड नहीं किया गया कि ये जो अपील का हक है वो माजी के फैसलों में नहीं होगा, उसको जोड़ा जा रहा था साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब की उस अपील के साथ जो पनामा केस का फैसला जिसमें उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई और उसमें वो अपील का हक उनको मिल जाएगा, ऐसा तासुर मिल रहा था। क्योंकि मियां साहब जो खासतौर पे इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है उसके अंदर नाहली की जो मुद्दत है वो 5 साल कर दी गई है और इलेक्शन एक्ट की ये अमेंडमेंट ही काफ़ी है जिसमें उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो चुकी है और अब इसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल-अज़ीज़िया केस ज़रूर है, आएंगे मेरिट्स के ऊपर कंटेस्ट कर लेंगे। अब एक तरफ मियां साहब की वापसी है, वो उम्मीद पाकिस्तान नामी परवाज़ जिसने पाकिस्तान पहुंचना है, फ़िलहाल वो लंदन से जद्दा पहुंच गए हैं और जद्दा से स्केड्यूल्ड है कि वो दुबई पहुंचेंगे, दुबई में 2-3 रोज़ क़याम के बाद पाकिस्तान आएंगे और फिर ऐसे में जब लंदन से उनकी रवानगी हुई है तो वहाँ पर एक मुलाकात जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के साथ हुई है और उस मुलाकात के कंटेंट्स के ऊपर भी खासी बात हो रही है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल उनसे मिले हैं और वहाँ पर जाके कुछ नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। वो बता रहे हैं कि मियां साहब का बयानिया क्या होना चाहिए और मियां साहब उनसे पूछते हैं पंजाबी में कि आप बताएं क्या नैरेटिव होना चाहिए। अगर इसके नैट्स चला सके प्रोड्यूसर साहब तो वो भी हम दिखाएंगे कि इसमें गुफ्तगू हो क्या रही है, डॉक्टर फैसल क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये कोई पहली मुलाकात नहीं है जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को मियां साहब से मिलते जुलते देखा जा सकता है, बल्कि आज से चंद रोज़ पहले जिस वक्त यूएन जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब लंदन पहुंचे थे तो उस वक्त भी उनकी आमद से पहले डॉक्टर फैसल को एवनफील्ड अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा जा सकता था, जिसके बाद खासे सवालात उठ रहे थे इस मामले के ऊपर कि किस तरह जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वो जाके एक ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म तो है लेकिन अदालतों ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया, एब्सकॉन्डर है। तो क्या रियासत सपोर्ट कर रही है, इससे ये पोज करने की कोशिश की जा रही है कि उनको कोई गैबी मदद हासिल है या हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी जमात की तरफ है और ख़ुद ख़ास तौर पे लीगी हलकों की तरफ से इस पर्टिकुलर वीडियो को रिलीज़ किया जाना ये भी खासा बानी खेज़ है। क्या इससे फ़ायदा होगा या इससे ये नून लीग पोस्ट करने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए सब सेटल्ड है, इन अ सेटल वे हो रहा है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसके बाद मियां साहब वापस आ रहे हैं। इसके बाद खासी इसके ऊपर नुक्ताचीनी तो हो रही है और सवालात भी उठ रहे हैं। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर सवालात का जवाब उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो ये वीडियो जो आई डोंट नो रिलीज़ हुई है या लीक हुई है, लेकिन इस वीडियो के कंटेंट्स भी मानी खेज है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाके मियां साहब से जो मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? इस पे तो खासी तनकीद हो रही है, ये किस तरह से मुलाकात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलते हैं। ये शायद हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया गया है पाकिस्तान के कल्चर को कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अगर एक पाकिस्तानी साबिक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर से अलविदाई मुलाकात या कोई एडवाइस लेने या कोई बात करने गया है पाकिस्तान का हाई कमीशन, वो इंडियन हाई कमीशन तो नहीं है, वो इजरायली हाई कमीशन तो नहीं है। वो देखना ये होगा ना कि इस वक्त मियां साहब का स्टेटस क्या है सर? एब्सकॉन्डर है? नहीं, एब्सकॉन्डर नहीं है, ये इश्तिहारी है, मुजरिम है, मफरूर है। कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मिलने के लिए जाते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं एक वकील हूँ, लीगल टर्मिनोलॉजी में उन्हें दिया गया था, बेल आउट किया गया था और बेल आउट करने के बाद पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदालत ने बेल आउट किया और पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ काबीना ने उसे सर्टिफाइड किया है कि इनको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। कितने अरसे के लिए? एब्सकॉन्डर ऐसे गए तो ये एब्सकॉन्डर नहीं हुआ ना कि जेल तोड़ के तो कोई नहीं भागे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत ने कहा है।
नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, ही इज नॉट एन एब्सकॉन्डर, ही इज ऑन बेल अनटिल एंड अनलेस दैट ऑर्डर इज नॉट येट कैंसिल्ड, दैट ऑर्डर इज नॉट येट विथड्रॉन। वो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, वेरी मच ऑपरेशनल है। अब जब कोई चीज ऑपरेशनल, या तो आप कहें कि लाहौर हाई कोर्ट जो ने आप कह उस रहे हैं इसके ऑर्डर को मुताबिक तो उनको कैंसिल फिर कर दिया। प्रोटेक्टिव बेल भी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्टिव बेल भी है, 426 भी उनका ऑलरेडी लगा हुआ मैं होगा मैं अपील मैं के उस तरफ आता हूँ साथ। सर, और आपका ये ताल्लुक भी लीगल फर्टर्निटी से है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग जाके मशवरे ले रहे हैं, वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मशवरे दे रहे हैं कि आपका नैरेटिव ये होना चाहिए, क्या ये उनका मैंडेट है? पाकिस्तान में हर आदमी मशवरा देने में बड़ा महारत रखता है, ये तो आप हाई कमीशन से जाके पूछे, ये मुझसे ना पूछे। पाकिस्तान के अब किस शोबा जिंदगी में जाएंगे, उसका वो शोबा हो या ना हो, वो एक अपनी नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बनाई जाती है नैरेटिव, मगर नैरेटिव वो होनी चाहिए जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे, पाकिस्तान की नहीं, मईशत को लेकिन मुझे ये इस्तेहकाम दे। समझ नहीं आ रहा ना कि नून लीग की अपनी टीम की तरफ से ये वीडियो रिलीज कर दी गई है, मतलब इससे नहीं, क्या अचीव करने की, या क्या पोस्ट करने की कोशिश की गई? देखिए, नून लीग के तारिक रेहान, नून लीग इस तरह के काम नहीं करती है। अच्छा, ये कोई और मेहरबान होंगे, बट नून लीग का ये काम नहीं है। ना हम किसी अपने मुअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन को, ना हमारे डिप्लोमेटों को हम कहीं पे भी एम्बैरस करना चाहते। तो नील, हाँ, वो आए थे मिलने, हर कोई आ सकता है मिलने, हर कोई उनको मिलने गया, फॉरेन लोग भी आए। कई वक्तों में ऐसा हुआ है कि चाइनीज लोग भी उनसे मिलने गए, कतर के लोग भी मिलने गए, और भी। He was a free man and a free man can meet any free man, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाके मियां साहब से मिले, ऐसे में कि जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है इस वक्त, जिसका काम शफाफ इंतखाबात कराना है, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की मुबैना मुलाकात की भी काफ़ी अफवाहें थी इससे पहले जब वो यूके के अंदर मौजूद थे। आइन और कानून में कहीं पे लिखा हुआ है कि केयर टेकर किसी से ना मिले, एट लिबर्टी है वो, जिससे चाहे मिले। वो कल पीपल्स पार्टी वालों से मिले, जमात इस्लामी से चेयरमैन मिले, पीटीआई से भी मिल सकता है फिर? हाँ, मिल सकता है वो, तो मिलना He's चाहिए, at the limit। कोई आइन में पाबंदी, कोई खतरा जाके नहीं है चेयरमैन मेरे भाई। पीटीआई से भी मिलना चाहिए डियाला जेल में। ये आप उनसे पूछ लें, अगर वो ख्वाहिश रखते हैं तो वो जाके मिले, हम कौन होते हैं नहीं रोकने तो वाले। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ख्वाहिशात का रुख मियां साहब की तरफ ही क्यों है आजकल? ये तो वो डिप्टी हाई कमीशन साहब बताएंगे ना, हम तो नहीं बता सकते। इससे जो मैसेज गया है ये नून लीग के लिए कोई हौसला अफजा है या बेहतर है? नहीं, मैंने वो क्लिप देखा ही नहीं है ना, वो मैसेज देखे थे कि नून लीग, इन क्लिपों से नून लीग का कोई ताल्लुक अच्छा। नहीं है। नून लीग का ताल्लुक है पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है, पाकिस्तान में सीपैक आया है, या अंधेरे से रोशनी आई, या नौजवानों के हाथ में बंदूक छीन कर लैपटॉप दिया गया, कलम दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया, यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे बिजली घर लगे, यहाँ की मैशत को ठीक किया गया। नून लीग का इससे ताल्लुक है मेरे भाई, ग्वादर पोर्ट से, ग्वादर की डेवलपमेंट, ग्वादर के एयरपोर्ट से ताल्लुक है। तो नून लीग तो तरक्याती काम कर रही होती है पाकिस्तान ये वही बयानिया है जो डॉक्टर फैसल साहब कह रहे थे मियां साहब को जाके लेके आए, यानी बयानिया तो यही होगा। अब मुझे बताएं सर, आपका ताल्लुक क्योंकि लीगल फर्टर्निटी से है, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया है, क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे ही आएगा, और इसमें कोई इसमें कोई स्पेस है मियां साहब के लिए? रेहान, इससे अगर ये फैसला ना आता तो एक फ्लड गेट खुल जाता कि जब किस हद तक हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के उन केसों को समाप्त का मौका देते और उनकी अपील लगती, फिर तो हजारों नहीं लाखों के हिसाब से केसेस आ जाते कि जी हमारी समाप्त की जाए, हमें अपील। तो ये एक फ्लड गेट नहीं खोला गया, मगर ये बहुत अच्छा अमल है और मैं समझता हूँ ये एक बड़ा दूरंदेशी का फैसला था। इससे नवाज शरीफ साहब के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत जो फैसला था जिसमें मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, अब अपील का हक मियां साहब के पास नहीं होगा क्योंकि इस पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं है, माजी के फैसलों पर इतलाक नहीं होगा। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट इसमें लाया है 63H के तहत 5 साल म्याद मुतय्यन कर दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया है, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। तो मियां साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो तो अब वाइड हो गया है, वॉइड, और अब मियां साहब पे वही चीज अप्लाई होगा जो 5 इयर्स का टर्म्स होता है। तो इट इज वेरी मच एप्लीकेबल फॉर एनी XYZ, और मियां साहब के ऊपर भी होगा। तो मियां साहब के वो टेन्योर गुजर चुका है 5 साल का, मेरा जो 5 साल का था मेरा भी गुजर चुका था, दानियाल का था, और बहुत सारे ऐसे लोगों का था, कैप्टन सफदर का था, मरियम बीबी का था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इससे पहले आपको याद होगा। लेकिन वो जो दाग लग गया था डिस्क्वालिफिकेशन का वो धुल तो नहीं सकेगा, अगर अपील का हक होता तो वो दाग तो कम से कम धुल जाता। नहीं, वो दाग नहीं लगा था। देखिए,
दाग नहीं कहते हैं इसको, सियासी लोग हैं, उनको पता है आज से नहीं, अयूब के दौर से हो रहा है। एब्डो कभी लगाया गया, कभी एलएफओ के ऊपर कुछ लोगों को नजर किया गया, किसी को नैब ज़दा कह दिया गया, किसी को नैब साहब कह दिया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैसला करने वाला अल्लाह और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम। अगर पाकिस्तान के अवाम किसी को मुंतखब करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर किसी को रद्द करना चाहे तो उसको कोई बना नहीं सकता है। अच्छा निहाल साहब, मुझे बताइए कि अभी तक लीगल टीम ने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, यानी कोई प्रोटेक्टिव बेल या इंटरिम या ट्रांजिट बेल के लिए रुजू नहीं किया है, तो प्लान क्या है या लाइन ऑफ एक्शन क्या है? आपको आराम से बताएंगे रेहान, सब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा धीरज रखें, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और हमारा लाइन ऑफ प्लान, क्योंकि आज मैंने टेक्निकल लैंडिंग के बारे में भी सुना ना कि इस्लामाबाद में भी कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए, वक्त के लिए लैंडिंग हो सकती है, वहाँ पे अदालत में सरेंडर करके फिर लाहौर आएंगे। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ये टेक्निकल लैंडिंग क्या है? देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर ना भी उनको मिले जमानत और उनको कस्टडी में भी जाना है तो सो व्हाट, नवाज शरीफ पहले भी जेल गए हैं ना, लंदन से आए, बेटी का हाथ पकड़ा और सीधा अडियाला पहुंच गए, तो क्या हो गया? अगर इस बार भी अगर जेल चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ ये था ना कि जेल चले गए थे और उसके बाद नून लीग बुरी तरह से हार गई थी। उनका एक बुनियादी राइट है, 426 इज वेरी मच ऑपरेशनल, और 426 के तहत आ जाएंगे। अगर किसी को शौक है उन्हें जेल में भेजने का, तो मियां साहब ने कब इनकार किया? इससे पहले भी माफी गवाह है कि मियां साहब हमेशा तैयार हैं इस बात के लिए। अब की बार गिरफ्तारी के मुताहम्मिल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई, पिछले बार भी क्या मियां साहब एब्सकॉन्ड तो नहीं है, जब कस्टडी लेने आए ऑथोरिटीज तो वो चले गए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और सीधा अडियाला जेल चले गए, और उस वक्त तक अडियाला जेल में रहे। 2 दिन की रिलीफ मिली जब उनकी अहलिया के इंतकाल का खबर मिला, और उस वक्त कस्टडी में ला करके उनके सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया गया। उस वक्त तक वो कस्टडी में रहे जब तक उनका प्लेटलेट 8000 और 7000 पे ना पहुंचा। उस वक्त तक वो अडियाला में रहे और कस्टडी में रहे और डिटेन रहे जब तक लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा निहाल साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि आपकी नजरें ये थी ना कि जब तक 16 अक्टूबर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 16 सितंबर को तब्दीली नहीं आ जाती, बंदयाल साहब घर नहीं चले जाते और नए चीफ जस्टिस नहीं आ जाते, तब तक जो है मियां साहब वापस नहीं आएंगे। तो वो तो हो गया और कल का फैसला भी आ गया, अदालती मिजाज भी आपके सामने है। तो आपको लगता है कि अब माहौल कम से कम ऐसा बन गया है कि जिसमें वो सहूलतकारी नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब आसानी से रिलीफ मिल जाएगा मियां साहब को? नहीं, मैं आपको एक बार बताऊं, मेरा ऑन रिकॉर्ड, मैं लंदन में भी ये बात की, पाकिस्तान में बेशुमार टॉक शोज में, कि मियां साहब अक्टूबर में आएंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, 1 साल पहले मैंने कहा था अक्टूबर में आएंगे, एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर में आएंगे। अक्टूबर 2022 में कहा होगा आपने। दूसरी बात, सहूलतकारी कोई नहीं होगी। जो इसका नाम है काजी फैज ईसा, वो रूल ऑफ लॉ के आदमी, प्रिंसिपल्ड आदमी, कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो कायद आजम और उसके साथ ही काजी ईसा के बेटे हैं, वो किसी के तरफदार नहीं होंगे, ना सहूलतकार होंगे। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस का रोल प्ले करेंगे। किसी को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइलेज नहीं देंगे और ना हम लेना चाहेंगे। अच्छा, तो लास्ट कानूनी बुनियादी हक है जो आइन ने हमें हकूक दिए हैं, वो हम उससे हम दस्तबरदार नहीं होंगे, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हम नहीं लेंगे। अच्छा, लास्टली निहाल साहब, ये जलसे वलसे मनसूख कर दिए हैं नून लीग ने और उसकी वजह एनर्जी क्राइसिस भी बताई जा रही है। फिर मीनार पाकिस्तान जलसा भी करना है, वो भी स्केड्यूल था। तो ये हो क्या रहा है? मतलब क्या इंतखाबात कोई डिले होने जा रहे हैं? जनवरी में इंतखाबात नहीं हो रहे? नहीं, ये तो कबल अज़ वक्त है कोई बात करना। इसके लिए मजाज अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन है, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के किसी तर्जुमान को आप पूछें, मैं अपने तरफ से बात करूं तो वो नामुनासिब सी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब आपके वक्त के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन पीटीआई के 4 केसेस की समाअत थी। साइफर केस की समाअत आज 2 बजे तय थी, लेकिन कुछ देर से शुरू हुई। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर की हुई थी, जिसकी समाअत भी आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। इसके अलावा साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के 9 अक्टूबर की जेल समाअत के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। फर्द जुर्म के रोकने की इस्तदा की गई और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल समाअत के खिलाफ फैसला अभी आना है, और दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। जबकि आज के ही दिन अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में जब तक दरखास्तों पर फैसला नहीं होता तब तक चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की है। मुतफर्रिक दरखास्तों पर एतराज़ात के समाअत भी आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केस का ट्रायल रोकने
और इखराज मुकदमा की दरखास्तें यकजा कर दी हैं। वकील चेयरमैन पीटीआई सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी एफआईए के केस में हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है। साइफर केस ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने, फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ वकील सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि हमने बार बार कहा कि जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक काफी खदशात है, कौन सी सिक्योरिटी का खतरा है या सीक्रेसी लीक हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में तकरीर में ऐसे ही बताया था, तो क्या हुआ, मेरे मौक्किल कौमी हीरो हैं और दुनिया मानती है, अब वो बेगुनाह जेल में है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि आज सिर्फ मुतफरिक दरखास्त लगी है, आप कहें तो मैं मेन केस के साथ लगा लूं, जिस पर सरदार लतीफ खोसा का कहना कि बिल्कुल आप साइफर केस अखराज की दरखास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि उस रोज यानी 17 अक्टूबर को क्या होना है, जिस पर वकील चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 17 अक्टूबर को बड़ी बदमजगी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं देख लेता हूं और इस पर ऑर्डर भी कर दूंगा, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा दूंगा। बादअज़ा अदालत ने ट्रायल रोकने की दरखास्त इखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा करने के अहकाम जारी कर दिए। दूसरी जानिब आज साइफर केस की समाअत में अहम दलाइल और रिमार्क्स सामने आए। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने साइफर के आने के बाद की टाइमलाइन अदालत में पेश की और साइफर के डिक्लासिफाई होने के मुतालिक सवालात उठाए। इसके लिए चेयरमैन पीटीआई ने कुछ अफराद को केस में नामजद ना करने और आजम खान के बयान के बारे में बात की। वकील सलमान सफदर के मुताबिक 7 मार्च को साइफर दफ्तर खारजा को मौसूल होता है। 8 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई। 31 मार्च 2022 को साइफर कौमी सलामती कमेटी के सामने रखा गया। 9 अप्रैल को वफाकी काबीना ने सिलेक्टेड अफराद के लिए साइफर को डिक्लासिफाई करने की मंजूरी दी। सलमान सफदर के मुताबिक इन सिलेक्टेड ऑर्डिनेंसेज में चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और स्पीकर कौमी असम्बली भी शामिल थे। इन लोगों के अंदर उनका केस है कि 11 अप्रैल 2022 तक साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास रहा। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर का मामला ज़ेर बहस आया। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के 5 माह बाद काबीना ने एफआईए को साइफर की गुमशुदगी का मामला भिजवाया और 5 माह तक शहबाज शरीफ के पास साइफर रहा, लेकिन शहबाज शरीफ इस केस में मुलजिम नहीं है। और सलमान सफदर ने कहा कि अगर साइफर शहबाज शरीफ के पास नहीं था तो वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कैसे गए, क्या साइफर के बगैर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर के मामले पर होने वाली कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी पढ़कर सुनाया, जिसमें कौमी सलामती कमेटी ने साइफर मैसेज को मुल्की मामलात में खुली मुदाखलत करार दिया और कौमी सलामती कमेटी में गैर मुल्की साइफर को डिमार्च देने का भी फैसला हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग मिनट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ प्रेस रिलीज थी, मिनट्स नहीं थे। सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान को मुकदमे में मुलजिम नामजद किया गया, मुकदमे में आजम खान का किरदार भी मख्तस किया गया है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक आजम खान ने साइफर को ट्विस्ट किया है। अब ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू है और उसमें एक बार फिर दलाइल अभी जारी हैं, दलाइल मुकम्मल नहीं हुए और समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई के वकला है जो जोर इस बात पर दे रहे हैं कि 17 अक्टूबर से पहले इन मामलात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेटल करे। यानी एक तरफ ट्रायल कोर्ट है और ट्रायल कोर्ट में इस मामले को रुकवाने के लिए चेयरमैन पीटीआई की वकला टीम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। दूसरी जानिब आज जेल में मुक़य्यद पीटीआई चेयरमैन से उनके वकला और ज़ाती मुआलिज ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई के पैगाम से मुताल्लिक ट्वीट चेयरमैन पीटीआई ने ट्विटर हैंडल पे जारी ट्वीट को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ख़ानदानी ज़राए से मंसूब किया है कि ख़ानदानी ज़राए से आवाम के लिए ये पैगाम जारी किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था, मुझे फर्श पर लेटना पड़ता था जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे, लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट कर गया। और ये भी बताया गया है कि उस वक्त के चेयरमैन पीटीआई में जब 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसमें फिर उन्होंने अपने कारकुनान को रिहा करने से मुताल्लिक भी कहा है और ये कहा है कि ये जो रूमर्स हैं बताया जा रहा है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, समझौता हो जाएगा, ये नहीं, बल्कि मैं पहले से ज़्यादा रूहानी तबीयत और मिजाज का हो गया हूँ, मुझे कुरान पाक को पढ़ने का ज़्यादा मौका मिला है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं जेल में रह के भी अगर इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई जीत जाएगी। सारे मामले पर बात करेंगे वकील चेयरमैन पीटीआई नईम हैदर पंचौता साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पंचौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर हैंडल कौन ऑपरेट कर रहा है? सर थैंक यू। अच्छा, इसमें ना ट्वीट्स के हवाले से बड़ा वाज़ेह बता दूं कि जो सोशल मीडिया की टीम है ना पीटीआई की जी, उनके पास डेफिनेटली उनकी एक्सेस जो है वो पहले भी वो जब खुद कहते थे और वो ट्वीट कर देते थे तो उसमें कोई इतना
इबाम वाली बात नहीं। और अच्छा, मैंने ट्वीट का इसलिए पूछा कि उसमें खानदानी जराए मेंशन किया हुआ था, तो मुझे ये लगा कि जैसे उनकी फैमिली में कोई उनका ट्विटर हैंडल रन कर रहा है, हो सकता है बुशरा बीबी रन कर रही हो, तो मैंने इसलिए क्लैरिफिकेशन चाहिए। नहीं, वो नहीं हैंडल, नहीं वो नहीं करेगा। खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम है उसके पास ये ट्विटर हैंडल की एक्सेस है और वो कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास ही रहेगी। और अगर किसी और के पास होती, मैंने चेक नहीं वैसे किया, लेकिन जो हमारी टीम है वो ही ज्यादा ट्विटर के हवाले से या कोई भी पेजेस हैं, जैसे उनका फेसबुक पेज है या इंस्टा है, तो वो डेफिनेटली जब ट्वीट वगैरह करते थे, यानी कि या खुद करते थे या फिर लिख के भेजते थे या किसी को कहते थे कि ये ट्वीट कर दीजिए। अच्छा बचौता साहब, आज काफी अरसे के बाद ये ट्वीट होना और ट्वीट के कंटेंट्स अगर देखें तो ये भी खासे मानी खेज है, ये क्या मैसेज दिया है उन्होंने इसमें और किसके लिए पैगाम है? गुजारिश ये है कि मेरी मुलाकातें हुई हैं 6 से 7 इमरान खान साहब से, पहले अटक जेल में होती रही हैं, अडयाला जेल में भी हुई हैं, और किसी जगह के ऊपर मैं इसकी खुद क्योंकि गवाह हूँ और मैं उनसे पूछता भी रहा हूँ कि डील्स के हवाले से या बाकी चीज़ें, क्योंकि आप इस हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं तो चलो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी इमरान खान साहब ने इस हवाले से कभी भी कोई बात नहीं की, कोई डील के हवाले से कोई बात चल रही है या डील करूंगा। दूसरे नंबर पर डटे होने के हवाले से भी हमेशा उन्होंने यही कहा कि मैं जेल के अंदर एडजस्ट हो जाऊं। अच्छा, इस ट्वीट में भी उन्होंने बताया कि अटक जेल में वो एडजस्ट कर चुके थे, अब अडयाला जेल मुंतकिली और फिर पीटीआई टीम की तरफ से अडयाला से दोबारा अटक जेल शिफ्ट करने के हवाले से पिटीशन की तैयारी भी, तो वो कहां तक पहुंची? अडयाला जेल में मुश्किलात ज्यादा है अटक से? जी देखें, ये जो दरख्वास्त थी ना जी, ये हमने पहले आपको बताऊं कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे तो शुरू में ही हमने लॉयर्स की एक्सेस और ये सारी चीजें मांगी थी, जिसमें महफूज खाने की भी सलाह की थी। तो 2 महीने तो वो डिसाइड नहीं हुई, 2 महीने के बाद चलो डिसाइड हुई, लेकिन ये कह दिया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक देखा जाए। जेल मैनुअल के मुताबिक अगर जेल अहकाम देखते तो शायद जो है वो हमें कोर्ट में जाना ही ना पड़ता। अब दोबारा जो है, क्योंकि वो उसके ऊपर वाज़ह क्लियर डायरेक्शन नहीं आई थी, तो हमने हाई कोर्ट से रजू किया, तो वो 25 तारीख के लिए जो है उसे फिक्स किया गया था। तो हमने दरख्वास्त दी थी कि इसे अर्ली फिक्स किया जाए, क्योंकि महफूज खाने के हवाले से हमारे बड़े अहम कंसर्न्स हैं और सबसे ये अहम मामला है जो कि फौरन डिसाइड होना चाहिए। तो उसे कल के लिए फिक्स जो है वो हमारी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन, तो कल उसके ऊपर आर्गुमेंट। तो आपकी कोशिश क्या होगी कि अटक जेल मुंतकिल किया जाए उनको? नहीं, ऐसी कोशिश नहीं है, उसमें ये नहीं सदा की कि उन्हें अटक जेल शिफ्ट किया जाए, बल्कि जो उनका हक है कानून के मुताबिक मैनुअल जो कहता है वो दिए जाए, और महफूज खाने के हवाले से कि डॉक्टर जो है वो प्रॉपर जो है वो हमारा काबिल भरोसा हो, वो उन्हें उनका खाना जो उनको भिजवाया जाता है उसे चेक करे और फिर उनको खाना दिया जाए। अच्छा पचौता साहब, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 किस्म की जो पिटीशंस हैं वो मौजूद थी आज ही चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। 3 का ताल्लुक तो साइफर केस से ही है और फिर चौथी अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना से मुतालिक थी। तो इस बारे में अब क्या हुआ? क्या 17 अक्टूबर को जो फर्द जुर्म आयद करने का मामला है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको उससे पहले कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, जो ट्रायल चलाया जा रहा है ना जी, वो इस वक्त बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चलाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर रूटीन में ये होता है कि अगर चालान जमा जो है वो एफआईआर दर्ज हुई, बेल वगैरह के लिए लोग अप्लाई करते हैं और बेल हुई नहीं हुई, लेकिन चालान के लिए एक जो प्रैक्टिस है रूटीन में वो 6 महीने साल लग जाते हैं। फौरन चालान भी जमा हो गया। 5 तारीख को इमरान खान तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए थे और जो है वो 15 तारीख को इमरान खान साहब की इस साइफर केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई और 15 तारीख को ये एफआईआर भी हुई थी। तो आप देख लें कि कितने कम ड्यूरेशन के अंदर चालान जमा हो गया और उसके बाद बेल वाला मामला भी पेंडिंग है। बेल पहले नीचे नहीं डिसाइड की जाती है, लटकाया जाता है मामला, जैसा आपकी छुट्टी की मद में। तो ये मोरलेस वैसा ही मामला नहीं है जैसे तोशा खाना का ट्रायल चल रहा था और दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मांग रहे थे, तो इस केस में भी मोरलेस वैसा ही मामला होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एग्जैक्ट पॉइंट किया है। इसके ऊपर देख लें कि हमारी दरखास्तें जो हैं वो इस हवाले से पेंडिंग हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि क्वैशमेंट वाला मामला हो, किस मुकदमे को खारिज किया जाए, बेल वाला मामला हो, और फिर हमने ये कहा हुआ है कि जो इस्तदा की हुई है, जो जेल ट्रायल किया जा रहा है, जो जेल के अंदर अदालत शिफ्ट की गई है, उसको वो नोटिफिकेशन जो है कलअदम करार देने के लिए हमने रजू किया हुआ है और उसके अंदर ये भी कहा हुआ है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, यानी कि कैमरा प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए और जज साहब ये समाअत नहीं कर सकते, ये अदालत जो है इसके ऊपर भी हमने किया हुआ है। लेकिन वो तीनों फैसले 25 तारीख से महफूज हैं और वो सुनाए नहीं जा रहे। और अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है, स्पीडी ट्रायल जैसे चल रहा है, तो फिर क्या समझे 14 साल की कैद पक्की है साइफर केस में? नहीं, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लास्ट डेट के ऊपर प्रोसीडिंग जो हुई है ना, उसमें हमने कॉपीज लेने से, यानी कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने नहीं लेनी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है, पेंडिंग है इन कैमरा और ये सारी समातें लेकर। तो जब तक फैसला ना आ जाए तब तक जो है वो आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते।
तो इसके ऊपर हमने नीचे दरखास्त भी दी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, कॉपियां रिसीव करें। उन्होंने ऑर्डर के अंदर ये लिखा दिया कि इन्होंने कॉपियां जो है वो इनको दी जाएंगी, और साथ उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है ना वो फर्द जुर्म और वो उस तरफ जो है वो ले जाएगा। हमने इनकार किया तो उन्होंने ऑर्डर के अंदर कहा कि ये इन्होंने इनकार कर दिया है, लिहाजा ये ले नहीं रहे। जब हमने बाद में ऑर्डर पढ़ा है तो उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने कॉपियां दे दी हैं, इन्होंने साइन नहीं किए। अगली डेट के ऊपर अगर इन्होंने जो है वो साइन करने से इनकार भी किया तो तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने साइन कर दी, यानी कि इन्होंने कॉपियां ले ली। तो जबरदस्ती नहीं कि अदालत जो है वो कैसे कॉपियां में दे सकती है। अदालत के अंदर भी हमने ये देखा कि जज साहब बड़ा गुस्सा होते थे, कभी खड़े होते थे, कभी बैठते थे और कहते थे कि आपने हर सूरत कॉपियां वसूल करनी है। हालांकि कोई ऐसी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि वो हमें मजबूर करते हैं कि हम कॉपियां लें। बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब आपके वक्त के लिए। नईम हैदर पंजोता हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू से यही लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी इस हवाले से उम्मीद हारी बैठी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं, और जिस स्पीडी अंदाज में ट्रायल हो रहा है तो उसमें चेयरमैन पीटीआई को 14 साल की कैद तो साइफर केस में नविश्ता दीवार ही दिखाई देती है, क्योंकि वो इसका तकाबली जायजा भी तोशा खाना केस से ही ले रहे हैं कि जहां ट्रायल जारी था और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग शदीद तर होती जा रही है। अब तक इस जंग में कई निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा चुका है, लेकिन गासिब इसराइल के इंतकाम की आग है कि ठंडी नहीं हो सकी। अब तक इस जंग में इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 हो गई है, जबकि गजा पर हफ्ते से जारी इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1354 तक जा पहुंची और 6000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इसराइली अफवाज बिला इम्तियाज़ रिहायशी इमारतों, ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही हैं, जिसके सबब हलाकतों की तादाद है कि बढ़ती ही चली जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा पर जारी बमबारी के सबब ताहाल गजा से 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी बाशिंदे बेघर होकर कैंप्स में पनाह गुज़ीन हो चुके हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसराइली अफवाज ने बुज़दिलाना और इंसानियत से आरी इक़दामात उठाते हुए गजा का मुकम्मल मुहासरा करते हुए बिजली, पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन की सप्लाई लाइन काट दी है, जिसके सबब गजा में किसी बड़े इंसानी अलमिया का खदशा पैदा हो गया है। हमास के हमले के बाद इसराइली फोर्सेस ने कहा था कि गजा में हर तरफ से हमला करेंगे और किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसराइल के इसी पागलपन की अब दुनिया भर समेत इसराइल के अंदर से भी मजम्मत की जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। इसराइल के अपने मकीन ही नेतन्याहू की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब आज अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे। उनका इसराइल जाने का वाहिद मकसद सेहूनियों के साथ इजहार यकजहती करना है, जबकि उनके मुल्क में मौजूद यहूदी शहरी ही इसराइल के खिलाफ वाइट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अमेरिका में मुजाहरा करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि गजा में इसराइली दरिंदगी बंद की जाए। यहूदियों ने यरूशलेम को आज़ाद करो के प्लैक कार्ड्स भी उठा रखे थे। पाकिस्तान ने भी इसराइली इक़दाम खुसूसन गजा का मुहासरा और खुराक और बिजली की रसद बंद करने के खिलाफ सख्त बयान दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बिजली, ईंधन और पानी की सप्लाई मुनक़ता करने का फैसला गैर मुनसिफाना है और इसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों अफराद की ज़िंदगियों पर शदीद मनफी असर पड़ेगा। उनका कहना था कि जारहियत और तशद्दुद का मौजूदा दौर एक अफसोसनाक याद दहानी है और 7 दहाइयों से ज़ायद गैर कानूनी, गैर मुल्की कब्ज़े, जारहियत और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त नतीजा है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें भी शामिल है, जो फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की नाकाबिल तनसीख हक़ को तस्लीम करती है। Pakistan strongly condemns the indiscriminate and disproportionate use of force by Israeli authorities against civilian population in Gaza and calls for an immediate cessation of hostilities. We urge the United Nations to play a proactive role in facilitating a ceasefire to alleviate the deteriorating humanitarian situation in प्रोग्राम का Gaza. वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।